बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आई एम अर्शद नज़ीर और मैं स्टेप के प्लेटफॉर्म पे आपको खुशामदीद कहता हूँ। स्टूडेंट्स, आज हम इंजीनियरिंग एंटी टेस्ट का लेक्चर नंबर 19 डिस्कस करेंगे, जो कि एक्सरसाइज 4.4 से 4.7 को बिलोंग करता है बुक 1 की। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। इन एक्सरसाइजेस के अंदर सबसे पहला जो टॉपिक हमारे पास आता है दैट इज़ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। स्टूडेंट्स, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी क्या होते हैं और इनसे रिलेटेड किस तरह के क्वेश्चंस एंटी टेस्ट में आते हैं, उनको हम डिस्कस करते हैं। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी कौन से नंबर्स होते हैं? ऐसे नंबर्स जिनके क्यूब करने से आंसर 1 के इक्वल आता है। और वो नंबर्स कौन कौन से हैं? फर्स्ट इज 1 एंड सेकंड इज -1 प्लस स्क्वायर रूट 3 आयोटा ओवर 2 एंड थर्ड वन इज -1 नेगेटिव स्क्वायर रूट 3 आयोटा ओवर 2। ये जो 1 है ये एक रियल नंबर है, इसलिए हम इसको बोलते हैं कि ये रियल क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है। नेक्स्ट दोनों जो हैं ये कॉम्प्लेक्स हैं, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं कि ये दोनों क्या हैं? कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी हैं। स्टूडेंट्स, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी के बारे में एंटी टेस्ट में जो क्वेश्चन आता है वो उसकी प्रॉपर्टीज से रिलेटेड होता है, इसलिए हम जो क्वेश्चंस करेंगे उसका ताल्लुक प्रॉपर्टीज से रिलेटेड ही होगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या है? इफ अल्फा इज वन कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी देन अदर कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज, कि अगर आपके पास अल्फा जो है वो एक कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है तो दूसरा कौन सा होगा? स्टूडेंट्स, आपने एफएससी में ये प्रॉपर्टीज पढ़ी हुई है कि अगर ओमेगा की वैल्यू -1 प्लस स्क्वायर रूट 3 आयोटा ओवर 2 हो तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू किसके इक्वल होती है? -1 नेगेटिव स्क्वायर रूट 3 आयोटा ओवर 2। यानी कि हर कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या है? वो एक दूसरे का स्क्वायर है। अगर आप -1 नेगेटिव स्क्वायर रूट 3 आयोटा ओवर 2 को ओमेगा कहते हैं तो फिर -1 प्लस स्क्वायर रूट 3 आयोटा ओवर 2 क्या होगा? ये ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू होगी। यानी कि अगर फर्स्ट ओमेगा है तो सेकंड ओमेगा स्क्वायर, अगर सेकंड ओमेगा है तो फर्स्ट ओमेगा स्क्वायर। इसी तरह से आपने ये प्रॉपर्टी भी पढ़ी है कि क्यूब रूट्स का जो प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल होता है? वो 1 के इक्वल होता है। यानी कि ओमेगा की पावर 3 किसके इक्वल है? 1 के इक्वल है। अब जरा आप ऊपर वाला क्वेश्चन देखिए जिसमें आपने ये कहा था कि अगर अल्फा एक कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है तो दूसरा कौन सा होगा? एक बात तो यहां से हमें नजर आ रही है कि अगर एक रूट है तो दूसरा कौन सा होगा? उसका स्क्वायर होगा। यानी कि अगर अल्फा एक कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है तो दूसरा कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या होगा? अल्फा स्क्वायर होगा। चूंकि यहाँ पर ऑल ऑफ दिस की ऑप्शन मौजूद है, स्टूडेंट जब भी ऑल ऑफ दिस की ऑप्शन मौजूद होती है तो आपको बहुत ज्यादा अलर्ट होना पड़ता है, अदर ऑप्शंस को भी आपको चेक करना पड़ता है। अगर आप बीटा ऑप्शन को चेक करें, अल्फा क्यूब, अगर अल्फा ए क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है तो स्टूडेंट्स बाय डेफिनेशन ही ये बात हमें पता है कि अगर कोई क्यूब रूट ऑफ यूनिटी हो तो उसका क्यूब करने से आंसर हमेशा किसके इक्वल आएगा? 1 के इक्वल आएगा। तो ये तो आ गया 1 के इक्वल। इसी तरह से अगर आप चार्ली ऑप्शन को देखते हैं, अल्फा की पावर 4 को अगर आप सोल्व करते हैं, इसको आप लिख सकते हैं अल्फा क्यूब मल्टीप्लाई बाय अल्फा। तो अल्फा क्यूब जो है वो किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल। तो अगेन इसका आंसर किसके इक्वल आ जाएगा? अल्फा के इक्वल आ जाएगा। स्टूडेंट्स देखिए, अल्फा स्क्वायर 1 और अल्फा ये तीनों क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी ही हैं, लेकिन इसके बावजूद हमारा आंसर ऑल ऑफ दीज नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि अदर कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट कौन सा है। यानी कि एक बता दिया तो सेकंड आपने बताना है, और वो बताना कौन सा है? कॉम्प्लेक्स बताना है। तो ये बात सिर्फ कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स के लिए ट्रू है कि अगर एक ओमेगा है तो दूसरा ओमेगा स्क्वायर है, एक अल्फा है तो दूसरा अल्फा का स्क्वायर है, अगर एक एक्स है तो दूसरा एक्स का स्क्वायर है। तो कौन सी ऑप्शन ट्रू ऑप्शन होगी? अल्फा ऑप्शन इज द ट्रू ऑप्शन। तो आइए स्टूडेंट्स, अब हम क्यूब रूट्स की फर्दर प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं। और क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी की? देखिए, अभी अभी आपने 2 प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया। पहली प्रॉपर्टी आपने ये डिस्कस की कि ईच कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज स्क्वायर ऑफ अदर, और सेकंड प्रॉपर्टी आपने ये डिस्कस की
कि क्यूब रूट्स का जो प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल होता है, वो 1 के इक्वल होता है। और क्या प्रॉपर्टीज हैं, जरा एक नजर प्रॉपर्टीज को देखते हैं, देन उनसे रिलेटेड हम क्वेश्चन को देखेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट मेरे पास प्रॉपर्टी ये है कि इफ ओमेगा इज इक्वल टू -1 प्लस के रूट 3 आयोटा ओवर 2, देन जो सेकंड वाली वैल्यू है ये क्या है, ये इसका कॉन्जुगेट है। आपको मालूम है कॉन्जुगेट कैसे करते हैं, आयोटा वाली वैल्यू का साइन चेंज कर देते हैं। तो ये जो कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी हैं ये सिर्फ एक दूसरे का स्क्वायर ही नहीं है बल्कि ये एक दूसरे का कॉन्जुगेट भी है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए स्टूडेंट्स, ऑब्जर्व करें, अगर आप ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर रूट करेंगे तो आंसर किसकी इक्वल आएगा, ओमेगा की इक्वल। और अगर आप ओमेगा का स्क्वायर रूट करें, आप इसको यूं लिख सकते हैं ओमेगा मल्टीप्लाई बाय ओमेगा क्यूब। क्यों, क्योंकि ओमेगा क्यूब किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। इस तरह से ये ओमेगा की पावर 4 बन जाएगा और ओमेगा की पावर 4 का स्क्वायर रूट किसके इक्वल होगा, ओमेगा स्क्वायर के इक्वल होगा। तो स्टूडेंट्स देखिए, एक आपने और प्रॉपर्टी जनरेट की है, कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का जो आपस में एक रिलेशनशिप है और जनरेट हुआ कि ये दोनों एक दूसरे का स्क्वायर रूट भी है, ये दोनों एक दूसरे का स्क्वायर भी है, ये दोनों एक दूसरे का कॉन्जुगेट भी है और ये दोनों एक दूसरे का स्क्वायर रूट भी है। फर्दर स्टूडेंट्स देखिए, आपने ये प्रॉपर्टी पढ़ी कि 1 मल्टीप्लाई ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 1 के होता है। तो यहां से आपके पास ये बनेगा कि ओमेगा की पावर -1 किसकी इक्वल होगा, ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा की पावर -2 किसकी इक्वल होगा, ओमेगा की इक्वल। यानी कि 1 ओवर ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर और 1 ओवर ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा। तो इन दोनों का फोर्थ रिलेशनशिप क्या आपके पास आ गया कि ये दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल भी हैं, यानी कि दोनों एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी हैं। नेक्स्ट देखिए, ओमेगा की जब भी कोई पावर करेंगे, कोई भी इंटीग्रल पावर हो, तो स्टूडेंट्स आंसर क्या आता है, या 1 आता है या ओमेगा या फिर ओमेगा स्क्वायर आता है। यानी कि ओमेगा की पावर कोई भी इंटीजर लेंगे तो हमारे पास आंसर कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी या फिर रियल क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आता है। इसके बाद ओमेगा की पावर में अगर 3 का मल्टीपल लिखते हैं तो आंसर हमेशा किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल। क्यों 1 के इक्वल होगा, बिकॉज आपने ये पढ़ा है कि ओमेगा की पावर 3 1 के इक्वल है। तो ओमेगा की पावर 3 की जगह पर जब आप यहाँ पर 1 लिखेंगे तो 1 रेज़ टू पावर n किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपके पास क्या है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर यानी कि सम ऑफ ऑल द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी हमेशा किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है। यानी कि फॉर्मूला आपके पास ये जनरेट हो जाता है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0। यहां से आप फर्दर 3 फार्मूले बना सकते हैं। अगर आप ओमेगा स्क्वायर को राइट साइड पे लेके जाएंगे तो 1 प्लस ओमेगा किसके इक्वल होगा, नेगेटिव ओमेगा स्क्वायर, और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल होगा, नेगेटिव ओमेगा, और ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल होगा, -1। नेक्स्ट प्रॉपर्टी स्टूडेंट्स बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है। आप जरा ऑब्जर्व कीजिए कि अगर आप इन तीनों रूट्स को ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखते हैं तो आपके पास ये तीनों बनते हैं। अगर आप इन तीनों को एज अ कॉम्प्लेक्स नंबर लें और इनका मॉडुलस लें तो देखिए क्या आपके पास बनता है। अगर आप 1 0 का मॉडुलस लेंगे तो आंसर क्या आएगा, 1 की इक्वल। जो सेकंड है अगर आप इसका मॉडुलस लेंगे तो वो भी किसकी इक्वल आएगा, 1 की इक्वल। थर्ड वाले का मॉडुलस लेंगे तो वो भी किसकी इक्वल आएगा, 1 के इक्वल। चूंकि तीनों का मॉडुलस 1 के इक्वल है इसीलिए हम यहां से ये कहते हैं कि ऑल लाई ऑन अ यूनिट सर्कल विद सेंटर 0 0। तो अगर स्टूडेंट्स कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो आपको इस प्रॉपर्टी का पता होना चाहिए कि जो तीनों क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी हैं इनके बारे में ये बात भी है कि ये ऐसे सर्कल के ऊपर लाई करते हैं जिसका रेडियस 1 के इक्वल होता है। फर्दर 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर अगर आप इसका एक सेट बना लीजिए तो ये हमारे पास एक अबेलियन ग्रुप बनता है अंडर मल्टीप्लिकेशन, यानी कि इसमें पांचों प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई होती हैं। इसमें क्लोजर लॉ भी सेटिस्फाई होता है, इसमें एसोसिएटिव लॉ भी सेटिस्फाई होता है, इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट भी एग्जिस्ट करता है और इसमें हर एलिमेंट का इनवर्स भी एग्जिस्ट करता है, और पांचवी प्रॉपर्टी इसमें कम्यूटेटिव लॉ भी एग्जिस्ट करता है। इसीलिए हम ये कहते हैं कि 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर का जो सेट है ये सेट क्या है, इट इज एन अबेलियन ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन। ये जो प्रॉपर्टीज आपने पढ़ी हैं, आइए अब हम इन प्रॉपर्टीज से रिलेटेड फर्दर क्वेश्चंस को देखते हैं।
स्टूडेंट्स, आपने क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी की प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया। अब हम इनसे रिलेटेड फर्दर क्वेश्चंस देखते हैं। देखिए क्वेश्चन आपके पास क्या है, क्यूब रूट्स ऑफ -125 आर। स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या चेंज है इस क्वेश्चन में, आपने यूनिटी के क्यूब रूट से आगे आना है। अब हम किसी भी नंबर के क्यूब रूट्स की बात करने लगे हैं कि कोई भी अगर डिफरेंट नंबर आपके पास आ जाए 1 के अलावा, तो उसका क्यूब रूट आप कैसे बताएंगे, कौन कौन से नंबर्स होंगे जिनके क्यूब करने से आंसर -125 आते हैं। स्टूडेंट्स, आप कैसे बताएंगे, सबसे पहले तो आप रियल नंबर फाइंड करें कि कौन सा नंबर होता है जिसका क्यूब करने से आंसर -125 आएगा। यू कैन सी दैट इज -5। तो 1 क्यूब रूट आपको मिल गया, दैट इज -5। उसके बाद इसके साथ ओमेगा लगा दें तो एक और रूट आ जाएगा, इसके साथ ओमेगा स्क्वायर लगा दें तो एक और रूट आ जाएगा। इस तरह से 3 क्यूब रूट्स ऑफ -125 कंप्लीट हो जाएंगे। तो कौन सी ऑप्शन ट्रू ऑप्शन होगी, दैट इज बीटा ऑप्शन। स्टूडेंट्स, अगर इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट को थोड़ा सा हम चेंज करें, सपोज कीजिए यहां पर यूं लिखा होता द सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ -125 आर, तो इसका आंसर क्या होता। स्टूडेंट्स, अभी आपने पढ़ा कि सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी किसके इक्वल होता है, वो 0 के इक्वल होता है। तो स्टूडेंट्स, ये बात याद रखिए, कोई भी नंबर हमारे पास आ जाए तो उसके क्यूब रूट्स का सम हमेशा किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल ही होगा। ये प्रॉपर्टी आपने याद रखनी है। तो अगर यहाँ पर स्टेटमेंट में ये बात आ जाए सम ऑफ लिखा हुआ हो, देन इसकी कौन सी ऑप्शन ट्रू होगी, दैट इज डेल्टा ऑप्शन। स्टूडेंट्स, इसी क्वेश्चन के स्टेटमेंट को थोड़ा सा और चेंज करते हैं। सपोज कीजिए कि यहां पर हमारे पास ये लिखा हुआ आ जाता प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ -125। स्टूडेंट्स, आपने यूनिटी के बारे में तो पढ़ा कि यूनिटी के जो क्यूब रूट्स होते हैं उन तीनों को मल्टीप्लाई करके आंसर किसकी इक्वल आता है, 1 की इक्वल आता है। लेकिन अगर कोई और नंबर आ जाए तो उसके क्यूब रूट्स को मल्टीप्लाई करके क्या आंसर आएगा। तो स्टूडेंट्स, ये प्रॉपर्टी भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपने याद रखनी है कि कोई भी दुनिया का नंबर हो, जब आप उसके क्यूब रूट्स फाइंड करते हैं, उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमेशा उसी नंबर के इक्वल होगा। मीन टू से, अगर क्वेश्चन इस तरह से आता प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ -125 आर, तो आप इसका आंसर क्या बताते, -125 बताते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आपके पास है ओमेगा रेज़ टू पावर 27 नेगेटिव ओमेगा स्क्वायर रेज़ टू पावर 16 इज इक्वल टू। ये सिंपल ओमेगा की पावर्स को सिंप्लीफाई करने का क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन भी एंटी टेस्ट में आ सकता है। तो स्टूडेंट देखिए, इसको आप कैसे हैंडल करते हैं। ओमेगा की पावर 27, आपने अभी पढ़ा था कि ओमेगा की पावर में अगर 3 का मल्टीपल आ जाए तो आंसर 1 के इक्वल होता है। तो ये तो हो गया 1। अगर आप इन दोनों में से नेगेटिव कॉमन ले लेते हैं, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर बन जाता है। इसके बारे में भी आपने पढ़ा कि ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के इक्वल। तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये आपके पास आ जाएगा 2 रेज़ टू पावर 16। तो कौन सी ऑप्शन ट्रू ऑप्शन होगी, चार्ली ऑप्शन इज द ट्रू ऑप्शन। यहां तक आपने क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी की सारी बात कंप्लीट कर ली। अब क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी के बारे में फर्दर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए आपको जो असाइनमेंट प्रोवाइड की गई है, आप वहां से इसकी प्रैक्टिस करेंगे, तब आपकी तैयारी कंप्लीट होगी। अब हम फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी की प्रॉपर्टीज और उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को देखते हैं। स्टूडेंट्स, फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी कौन से होते हैं, ऐसे नंबर्स जिनकी पावर 4 करने से आंसर 1 के इक्वल आ जाता है। वो नंबर्स कौन से हैं, दैट इज 1, -1, आयोटा एंड नेगेटिव आयोटा। इसमें 2 नंबर्स ऐसे हैं जो कि रियल हैं और 2 ऐसे हैं जो कि कॉम्प्लेक्स हैं या फिर इमेजिनरी हैं। फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी के बारे में भी एंटी टेस्ट में जो क्वेश्चन आ सकता है वो इनकी प्रॉपर्टीज से रिलेटेड ही आ सकता है, इसलिए हम इसकी प्रॉपर्टीज को एक नज़र देखेंगे। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है स्टूडेंट्स, इन सब का सम जो है वो किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल। स्टूडेंट्स, ये बात याद रखिए, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी का सम भी 0, फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी का सम भी 0, यानी कि रूट्स का सम हमेशा किसके इक्वल आएगा, 0 के इक्वल आएगा। उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी किसके इक्वल आएगा, -1 के इक्वल। उसके बाद
जो रियल फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी हैं, यानी कि जो 1 और -1 है, वो क्या है, एक दूसरे का एडिटिव इनवर्स है। इसी तरह से जो कॉम्प्लेक्स फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी यानी कि आयोटा और नेगेटिव आयोटा क्या हैं, दे आर एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर, क्योंकि अगर आप ए का साइन चेंज करें दूसरा बन जाएगा। दे आर आल्सो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। जरा स्टूडेंट्स ये इंटरेस्टिंग बात है, गौर कीजिएगा। अगर आप आयोटा का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स करते हैं 1 ओवर आयोटा, तो ये किसके इक्वल होता है, नेगेटिव आयोटा के इक्वल। तो देखिए स्टूडेंट्स, एक ऐसा नंबर भी दुनिया में मौजूद है जिसका एडिटिव इनवर्स जो है वही उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी है। फर्दर देखें, ये दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेट भी हैं, यानी कि जो कॉम्प्लेक्स फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी हैं वो क्या है, वो एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स भी हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी हैं और एक दूसरे के कॉन्जुगेट भी हैं। फर्दर देखिए, +-1 + आयोटा, ये जो हम सेट बनाएंगे, ये सेट जो है एबिलियन ग्रुप बनता है अंडर मल्टीप्लिकेशन। बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर का जो सेट है वो एक एबिलियन ग्रुप था अंडर मल्टीप्लिकेशन, ये भी एक एबिलियन ग्रुप है अंडर मल्टीप्लिकेशन। अब हम इन प्रॉपर्टीज से रिलेटेड क्वेश्चन को देखते हैं। स्टूडेंट्स क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन हमारे पास क्या है, 4 फोर्थ रूट्स ऑफ 10,000 आर। आपने बताना है कि 4 फोर्थ रूट्स ऑफ 10,000 कौन से हैं, कौन से ऐसे नंबर्स हैं जिनकी पावर 4 करने से आंसर 10,000 आता है। तो स्टूडेंट्स देखिए, पहली बात तो ये है कि नंबर्स वो 4 होंगे। अगर वो यहाँ पर ये 4 ना भी लिखा हुआ हो, क्योंकि फोर्थ रूट्स पूछे गए हैं तो हमें ये पता है कि वैल्यूज 4 ही होंगी। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले आप देखें कौन सा नंबर है जिसको पावर 4 करने से आंसर 10,000 आता है। हमें पता है कि वो नंबर 10 है। अब वो 10 को इन चारों से मल्टीप्लाई करवा दें तो हमारे पास क्या बनेगा, पॉजिटिव नेगेटिव 10 और पॉजिटिव नेगेटिव 10 आयोटा। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये हमारे पास 4 फोर्थ रूट्स ऑफ किसके आ जाएंगे, 10,000 के आ जाएंगे। स्टूडेंट्स अगर इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट इस तरह से होती, आपसे ये पूछा जाता सम ऑफ 4 फोर्थ रूट्स ऑफ 10,000 आर, तो स्टूडेंट्स जैसा आपने इसकी प्रॉपर्टी में पढ़ा था कि यूनिटी के जो फोर्थ रूट्स हैं उनका सम 0 के इक्वल होता है। तो ये बात याद रखिए, कोई सा भी नंबर हो उसके फोर्थ रूट्स का सम हमेशा किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। क्यूब रूट का सम भी 0, फोर्थ रूट्स का सम भी 0, तो कौन सी ऑप्शन देन होगी, देन इसकी चार्ली ऑप्शन हो जाएगी। अगर स्टूडेंट्स स्टेटमेंट इस तरह से होती कि यहां पर लिखा होता प्रोडक्ट ऑफ 4 फोर्थ रूट्स ऑफ 10,000, इनको मल्टीप्लाई करने से क्या आंसर आएगा। तो स्टूडेंट्स जिस तरह से आपने क्यूब रूट्स के बारे में पढ़ा था, किसी भी नंबर के क्यूब रूट्स निकालें तो उनको आपस से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमेशा किसके इक्वल आएगा, उसी नंबर के इक्वल आएगा। लेकिन जो फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी हैं उनको मल्टीप्लाई करने से आंसर किसके इक्वल आया था, -1 के इक्वल। तो यही बात हम यहाँ पर कहेंगे कि किसी भी नंबर के फोर्थ रूट्स अगर आप फाइंड करते हैं उनको मल्टीप्लाई करने से जो आंसर आएगा वो उस नंबर के इक्वल नहीं होगा बल्कि उस नंबर के नेगेटिव के इक्वल होगा। तो स्टूडेंट्स अगर प्रोडक्ट पूछा जाता है तो देन आप कौन सी ऑप्शन बताएंगे, देन आप इसकी बीटा ऑप्शन बताएंगे। स्टूडेंट्स दिस इज ऑल अबाउट क्यूब रूट्स एंड फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी। अब आप इनसे रिलेटेड फर्दर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए अपनी प्रैक्टिस बुक को यूज करेंगे। आइए अब हम आज के नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स पॉलिनोमियल को डिस्कस करते हैं। पॉलिनोमियल के बारे में किस किस तरह के क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। पॉलिनोमियल की सबसे पहले तो हमें जनरल एक्सप्रेशन का पता होना चाहिए। इन जनरल पॉलिनोमियल को कैसे लिखा जाता है, an x raised to power n, an minus 1 xn minus 1, an minus 2 xn minus 2 प्लस अप टू सो ऑन a1x प्लस a0। यानी कि इसमें x की डिक्रीजिंग पावर्स होती हैं। यहाँ पर जो n है, जो एक्सपोनेंट्स हैं वो कैसे होते हैं, वो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं, वो नेगेटिव में नहीं आ सकते और वो फ्रैक्शन में भी नहीं आ सकते। अगर पावर फ्रैक्शन में आ जाए और अगर पावर नेगेटिव में आ जाए दैट इज नॉट कॉल्ड
अ पॉलिनोमियल। और यहाँ पर जो कोफिशिएंट्स हैं सब के सब ये कैसे होने चाहिए, ये सब के सब रियल नंबर्स होने चाहिए। फर्दर n क्या कहलाता है, n पॉलिनोमियल की डिग्री कहलाता है, यानी कि पॉलिनोमियल में x की जो सबसे बड़ी पावर है वो क्या कहलाती है, इसकी डिग्री, और सबसे बड़ी पावर का जो कोफिशिएंट है ये क्या कहलाता है, ये इसका लीडिंग कोफिशिएंट कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास ये एक एक्सप्रेशन है, आपसे पूछा जाता है कि आप इसकी डिग्री बताइए, तो इसकी डिग्री कितनी होगी, आप देखेंगे कि सबसे बड़ी पावर कौन सी है, दैट इज 15, तो डिग्री कितनी है 15। अगर आपसे पूछा जाता है कि इसका लीडिंग कोफिशिएंट बताइए, तो आप सबसे बड़ी पावर का कोफिशिएंट चेक करेंगे कि वो क्या है, दैट इज 9। इस तरह से आप किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री और इसका लीडिंग कोफिशिएंट बता सकते हैं। क्वेश्चन स्टूडेंट आपके पास है, इफ f of x is equal to 5 is a polynomial with degree। अगर सिर्फ ये लिखा हुआ है f(x) equal to some constant number, उसमें x इन्वॉल्व ही नहीं है, तो स्टूडेंट सबसे पहले तो आपने ये चीज चेक करनी है क्या ये पॉलिनोमियल है भी के नहीं है। तो देखिए आपने पॉलिनोमियल के लिए कंडीशन ये पड़ी थी कि यहाँ पर पावर्स कैसी होनी चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, और नॉन नेगेटिव इंटीजर्स में आपको मालूम है कि 0 भी आ सकता है, तो आप इसके साथ अगर x की पावर 0 लगा दें तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इट मीन्स कि एवरी कांस्टेंट नंबर इज अ पॉलिनोमियल, और इस पॉलिनोमियल की डिग्री किसकी इक्वल होगी, 0 की इक्वल होगी। तो अब क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, इज अ पॉलिनोमियल विद डिग्री, कितनी डिग्री होगी इसकी, 0। कौन सी ऑप्शन होगी, बीटा ऑप्शन इज द ट्रू ऑप्शन। स्टूडेंट जरा एक चीज चेक करें, यहां पर लिखा हुआ है डिग्री नॉट डिफाइंड, क्या कोई ऐसी पॉलिनोमियल है जो पॉलिनोमियल भी है और इसकी डिग्री डिफाइन नहीं है? जी हाँ, बिल्कुल एक पॉलिनोमियल ऐसी है जिसकी डिग्री डिफाइन नहीं है। वो पॉलिनोमियल कौन सी होती है, f of x इज इक्वल टू 0। ये भी एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है लेकिन इसकी डिग्री डिफाइन नहीं होती। पॉलिनोमियल की टाइप्स के बारे में आपके पास जो क्वेश्चंस हैं आपकी असाइनमेंट के अंदर मौजूद हैं, आप वहां से इनकी प्रैक्टिस करेंगे। अब पॉलिनोमियल से रिलेटेड दो बड़े इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हमने डिस्कस करने हैं, तो आइए हम उन थ्योरम्स की तरफ चलते हैं। सबसे पहला थ्योरम स्टूडेंट्स आपके पास क्या है, रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है, देखिए अगर आपके पास कोई पॉलिनोमियल है f of x जिसकी डिग्री n 1 या 1 से ग्रेटर है, इसको जब आप किसी लीनियर एक्सप्रेशन पे डिवाइड करेंगे तो जाहिर बात है ऊपर कोई क्वोशिएंट आएगा जिसके आप इससे मल्टीप्लाई करते हैं और यहाँ पर लिखते हैं, देन आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो ये जो नीचे आपके पास वैल्यू आती है इस वैल्यू को आप क्या बोलते हैं, रिमाइंडर। स्टूडेंट्स अगर आप इसको उस वक्त तक डिवाइड करें कि जब तक रिमाइंडर में x ना आए, देन ये रिमाइंडर किसके इक्वल होता है, f ऑफ a के इक्वल होता है। यानी कि डिवाइड का प्रोसेस किए बगैर ही आप क्या फाइंड कर सकते हैं, आप रिमाइंडर की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। आप उस रिमाइंडर को फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, आप जस्ट पॉलिनोमियल में x की जगह पर ये वाला a पुट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास ये एक पॉलिनोमियल है, आपको कहा जाता है कि इसको x प्लस 1 पे डिवाइड किया गया है, तो आप इसका रिमाइंडर बताइए। तो आप देखिए ये x प्लस 1 है, इसको अगर आप इस फॉर्म में लिखेंगे तो ये x माइनस -1 है, तो आपने क्या पुट करना है, -1 इसमें पुट कर देना है। तो जब आप -1 पुट करके इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास आंसर किसके इक्वल आ जाएगा, -5 के इक्वल। तो इस तरह से आप किसी भी पॉलिनोमियल के लिए रिमाइंडर की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम क्या है, x माइनस a इज अ फैक्टर ऑफ f ऑफ x इफ एंड ओनली इफ रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, कि जिस पे आप डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइजर जो है वो पॉलिनोमियल का एक फैक्टर होगा। कब फैक्टर होगा, अगर ये रिमाइंडर की वैल्यू किसकी इक्वल आए, 0 की इक्वल आए। स्टूडेंट्स ये बात इफ एंड ओनली इफ के साथ है, यानी कि बात दोनों तरफ से ट्रू है। अगर x माइनस a फैक्टर है तो रिमाइंडर 0 होगा, और अगर रिमाइंडर 0 है तो x माइनस a क्या होगा, इसका एक फैक्टर होगा। इसको आप यूं भी कह सकते हैं कि x इक्वल टू a इज अ रूट ऑफ द f ऑफ x। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास क्वेश्चन ये है कि विच वन इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, आपसे कहा जा रहा है कि ये एक पॉलिनोमियल है तो आप इसका एक फैक्टर बताएं। स्टूडेंट्स आप फैक्टर कैसे बताएंगे, क्या आप पॉलिनोमियल की फैक्टराइजेशन करेंगे? एमसीक्यू के केस में हमें फैक्टराइजेशन की जरूरत नहीं है,
हम क्या करेंगे, हम जस्ट रिमाइंडर्स फाइंड करेंगे। हम देखेंगे कि किस एक्सप्रेशन के लिए रिमाइंडर 0 है। तो देखिए स्टूडेंट्स, अगर आप अल्फा ऑप्शन के लिए चेक करते हैं तो यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास क्या आती है, वो -1 आती है। जब स्टूडेंट्स आप यहाँ पर -1 पुट करके इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर हमारे पास किसके इक्वल आ जाता है, 0 के इक्वल। इसका क्या मीनिंग है कि ये वाला एक्सप्रेशन क्या है, पॉलिनोमियल का एक फैक्टर है। तो कौन सी ऑप्शन ट्रू ऑप्शन हुई, अल्फा ऑप्शन इज द ट्रू ऑप्शन। और किस किस तरह से क्वेश्चन इस टॉपिक में से आ सकते हैं, एक टाइप मैंने आपके सामने लिखी है, इस क्वेश्चन को जरा देखिए। क्वेश्चन आपके पास क्या है, वैल्यू ऑफ k फॉर विच दिस एक्सप्रेशन इज डिवाइडेड बाय 2x + 1 गिव्स रिमाइंडर 9। इस पॉलिनोमियल को जब 2x + 1 पे डिवाइड किया जाता है तो रिमाइंडर 9 के इक्वल आता है। तो आप k की वैल्यू बताइए। तो स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे, आप इस एक्सप्रेशन के लिए रिमाइंडर फाइंड करेंगे और उस रिमाइंडर को रखेंगे 9 के इक्वल। उस इक्वेशन से आपको क्या मिलेगी, k की वैल्यू मिलेगी। यहां से रिमाइंडर निकालने के लिए आप क्या पुट करेंगे, यहां से आपके पास x की वैल्यू आएगी -1/2, वो आप इस पॉलिनोमियल में पुट करें और इसको किसके इक्वल रख दें, 9 के इक्वल। इस इक्वेशन को अगर स्टूडेंट्स आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास k की वैल्यू क्या बन गई, 81/8। तो कौन सी ऑप्शन ट्रू ऑप्शन होगी, दैट इज चार्ली ऑप्शन। स्टूडेंट्स इसी तरह से जैसे आपने एक वैल्यू फाइंड की है, इस क्वेश्चन में उसने एक का रिमाइंडर बताया था, एक एक्सप्रेशन के लिए रिमाइंडर बताया था और एक वैल्यू फाइंड करने के लिए कहा था। इस तरह ऐसा भी पॉसिबल है कि आपको किसी पॉलिनोमियल के लिए 2 एक्सप्रेशंस बता दिए जाएं और दोनों के लिए रिमाइंडर्स भी बता दिए जाएं और आपसे 2 वैल्यूज रिक्वायर्ड की जाएं। तो जैसे आपने यहाँ पर एक इक्वेशन बनाई थी, आप क्या करेंगे, आप 2 इक्वेशंस बनाएंगे बाय गिवन 2 रिमाइंडर्स और 2 वैल्यूज को फाइंड आउट करेंगे। स्टूडेंट्स इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो आपकी असाइनमेंट के अंदर मौजूद है, वहां से आप इसकी मजीद प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस टॉपिक में से और क्या क्वेश्चन आ सकता है, आइए वो क्वेश्चन देखते हैं। स्टूडेंट्स क्वेश्चन हमारे पास ये है कि इफ x + 2 and x - 1 आर फैक्टर्स ऑफ दिस पॉलिनोमियल देन द अदर फैक्टर इज। स्टूडेंट्स एक पॉलिनोमियल के लिए आपको 2 फैक्टर्स बता दिए गए हैं और आपसे फर्दर फैक्टर रिक्वायर्ड है। स्टूडेंट्स फैक्टर ही फाइंड करना है ना, तो फैक्टर थ्योरम तो हमारे पास मौजूद है कि आप इनके लिए क्या फाइंड कर सकते हैं, रिमाइंडर फाइंड कर सकते हैं और रिमाइंडर फाइंड करके आप चेक कर सकते हैं किसका रिमाइंडर 0 के इक्वल है। तो जिसका रिमाइंडर 0 के इक्वल आएगा वो वाला उसका एक फैक्टर होगा। लेकिन हम जरा प्रैक्टिस के लिए इस क्वेश्चन को एक और तरीके से करते हैं। आपके बुक में सिंथेटिक डिवीजन गिवन है, जब आपके पास 2 फैक्टर्स मौजूद हैं तो आप ऐसा करेंगे, इन दोनों फैक्टर्स पे इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करके इसके लिए रिमाइंडर फाइंड आउट करेंगे। तो सिंथेटिक डिवीजन के जरिए आप कैसे डिवाइड करते हैं, आप जो कोफिशिएंट्स हैं पॉलिनोमियल के उनको अरेंज करेंगे। x की पावर 4 का कोफिशिएंट 1 है, उसके बाद x³ यहाँ पर नहीं है तो उसका कोफिशिएंट 0 है। x की पावर 2 कोफिशिएंट -5 है, कांस्टेंट टर्म 4 है और x की पावर 1 का कोफिशिएंट यहाँ पर 0 है। आप यहाँ पे x + 2 पे इस पर डिवाइड करेंगे, यहाँ से जो रूट निकलेगा वो -2 है। सिंथेटिक डिवीजन से आप कैसे डिवाइड करते हैं, ये फर्स्ट नंबर एज इट इज नीचे आ जाते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करके नेक्स्ट टर्म के नीचे लिखते हैं। 1 - 2 आर -2, देन वर्टिकली इसको ऐड करते हैं, फिर इसको साइड वाले से मल्टीप्लाई करके नेक्स्ट के नीचे लिखते हैं, अगेन वर्टिकली आप इसको ऐड करते हैं, अगेन इस प्रोसेस को कंटिन्यू करते हैं जब तक कि आप लास्ट टर्म तक पहुंच जाएं। लास्ट टर्म में जो आपके पास वैल्यू आती है, ये वाली वैल्यू किसकी होती है, ये हमारे पास रिमाइंडर की वैल्यू होती है। तो चूंकि क्वेश्चन में बता दिया गया था कि ये इसका फैक्टर है, इसलिए रिमाइंडर लाजमी तौर पर 0 आना था। चूंकि एक और फैक्टर गिवन है, अब यहाँ से भी इसको डिवाइड करेंगे, x की वैल्यू आपके पास 1 आ गई, फर्दर आपने पूरा वही प्रोसेस किया तो आपके पास रिमाइंडर उसके लिए भी 0 आया। अब यहाँ पर आपसे क्या कुछ पूछा जा सकता है स्टूडेंट, जैसे यहाँ पर मैंने आपसे पूछा था अदर फैक्टर, और क्या कुछ पूछा जा सकता है, पेपर में कहा जा सकता है कि आप इसकी डिप्रेस्ड इक्वेशन निकालें, पेपर में कहा जा सकता है कि आप इसके लिए कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालें, या फिर ये कहा जा सकता है फाइंड द अदर फैक्टर। स्टूडेंट्स देखिए, ये जो आपके पास एंड पे कोफिशिएंट्स आएंगे, आप फर्स्ट के साथ x की पावर 2 लिखें, नेक्स्ट के साथ x की पावर 1 लिखें और नेक्स्ट के साथ x की पावर 0 लिखें
और इन सबको ऐड कर दें और इक्वल टू 0 लिख दें तो ये हमारे पास जो इक्वेशन बन जाती है, ये इक्वेशन क्या कहलाती है? डिप्रेस्ड इक्वेशन या फिर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। और अगर आपसे कहा जाए कि अदर फैक्टर बताएं तो आप इक्वल टू 0 ना लिखें तो ये इसका अदर फैक्टर है। ऑप्शंस इस तरह की भी लिखी हो सकती हैं, या फिर इसको मजीद फैक्टराइज करके इसके ये फैक्टर्स फाइंड किए जा सकते हैं। तो ऑप्शंस में इन फैक्टर्स में से भी कोई लिखा जा सकता है। स्टूडेंट्स, इसके साथ ही हमारा जो पॉलिनोमियल वाला टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया। अब हम बात करेंगे रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट्स के बारे में। तो आइए वो स्टार्ट करते हैं। रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक हमारे सिलेबस का है। क्या रिलेशनशिप है जी? कि अगर आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² bx + c = 0। स्टूडेंट्स, आपको मालूम है कि जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो आपके पास रूट्स क्या आते हैं? -b + b² - 4ac² / 2a। और नेक्स्ट रूट कैसे आता है? अगर आप प्लस की जगह पर नेगेटिव लिख दें तो अदर रूट आ जाता है। स्टूडेंट्स, ये जो रूट्स हैं, सपोज कीजिए कि इनके नाम अल्फा और बीटा हैं। ये जो रूट्स हैं और ये जो कोफिशिएंट्स हैं a, b और c, इनके बिटवीन रिलेशनशिप्स हैं। वो रिलेशनशिप्स क्या हैं जरा देखिए। पहला रिलेशनशिप है सम ऑफ रूट्स। स्टूडेंट्स, अगर आप इन दोनों को ऐड करके सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास वैल्यू किसकी इक्वल आती है? -b/a। b यहाँ पर क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x, और a यहाँ पर क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x²। और अगर इन रूट्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये किसके इक्वल आएगा? कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x², यानी कि c/a। अब इनके बारे में किस तरह के क्वेश्चंस पेपर में आ सकते हैं, ये क्वेश्चंस देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए। सबसे पहले तो यहाँ पर कोई आपको फंक्शन दिया जा सकता है अल्फा और बीटा की फॉर्म में, और उसकी वैल्यू रिक्वायर्ड की जा सकती है। फॉर एग्जांपल, क्वेश्चन क्या है? इफ अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन देन वैल्यू ऑफ अल्फा - बीटा² इज। आपने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। स्टूडेंट्स, एक मेथड तो सिंपली ये है ना कि आप इसको सॉल्व करें और इसके रूट्स फाइंड करें, देन अल्फा और बीटा को माइनस करके उसका स्क्वायर करें तो आंसर आ जाएगा। लेकिन ये जो आपने सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के रिलेशनशिप्स पढ़े हैं, इन रिलेशनशिप्स को यूज करते हुए आप विदाउट फाइंडिंग द रूट्स उनके सम और प्रोडक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। क्योंकि आप सम और प्रोडक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं, इसलिए हम क्या करेंगे? जो भी एक्सप्रेशन यहाँ पर गिवन है हम उसको सम और प्रोडक्ट की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे बाय यूजिंग अलजेब्रिक फार्मूला। स्टूडेंट्स, आपको मालूम है कि अल्फा - बीटा² किसके इक्वल होता है? अल्फा + बीटा² - 4 बीटा। अल्फा प्लस बीटा यहाँ पर किसको रिप्रेजेंट करता है? सम ऑफ रूट्स को। अल्फा मल्टीप्लाई बीटा किसको रिप्रेजेंट करता है? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को। तो आप सम ऑफ रूट्स की वैल्यू पुट करें, -b/a करेंगे तो 4/1 -4 का स्क्वायर, और अल्फा मल्टीप्लाई बीटा करेंगे तो वो क्या होता है? c/a, यानी कि 9/1 = 9। आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी? -20 के इक्वल आ जाएगी। इस टॉपिक में से और किस तरह का क्वेश्चन आ सकता है, आइए वो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन स्टूडेंट आपके पास क्या है? फाइंड द कंडीशन दैट वन रूट ऑफ इक्वेशन दिस इज रेसिप्रोकल ऑफ अदर। आपने कंडीशन बतानी है कि जिसके लिए इस इक्वेशन का जो एक रूट है वो दूसरे का रेसिप्रोकल है। तो स्टूडेंट्स, आप ये कैसे कंडीशन बता सकते हैं? इसका फॉर्मल मेथड तो ये होता है कि आप क्या करेंगे? आप अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन रूट्स को सपोज करते हैं। उसने कहा है कि एक रूट दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, यानी कि रेसिप्रोकल है। तो मीन टू से एक रूट अगर अल्फा है, दूसरा कौन सा होगा? 1/अल्फा होगा। आप स्टूडेंट्स कंडीशन निकालने के लिए प्रोसीजर क्या करते हैं? आप फाइंड आउट करते हैं सम ऑफ रूट्स और फाइंड करते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। फिर इन दोनों इक्वेशंस में से जो सपोज्ड वैल्यू अल्फा होती है उसको एलिमिनेट करते हैं। जैसा कि आपने यहाँ पर सम ऑफ रूट्स फाइंड किया, -m/l के इक्वल आ गया, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड किया तो वो r/l के इक्वल आ गया। यहाँ से अल्फा हो गया कैंसल, तो l = r हमारे पास क्या आ गई? रिक्वायर्ड कंडीशन आ गई। तो अगर एक रूट दूसरे का रेसिप्रोकल है, इसके लिए क्या कंडीशन है? l = r। स्टूडेंट्स, इसमें बाज क्वेश्चंस इस तरह के हैं कि जिसमें आप ये कंडीशन को याद रख सकते हैं। आपको ये प्रोसेस करने की जरूरत ही
नहीं पड़ती। बड़ा इंटरेस्टिंग शॉर्टकट आपको मैं बता रहा हूँ, इसके लिए ज़रा आप देखिए। मैंने आपके सामने ये लिखा है कि अगर आपके पास इक्वेशन हो ax² + bx + c = 0, अगर इसके रूट्स हों अल्फा और 1/अल्फा, यानी कि अगर रूट्स एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हों, तो देन क्या कंडीशन होती है, जस्ट आप a को c के इक्वल लिख लें, ये हमारे पास रिक्वायर्ड कंडीशन होती है, आपको कोई भी प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है। इसी तरह से अगर आपको ये कहा जाता है कि इसके रूट्स एक दूसरे का एडिटिव इनवर्स है, देन कंडीशन क्या होती है, b = 0। और अगर ये कहा जाए कि एक रूट दूसरे का डबल है, देन क्या कंडीशन होती है, 2b² = 9ac। स्टूडेंट्स, इन कंडीशंस को आप डायरेक्टली क्वेश्चंस के अंदर यूज भी कर सकते हैं। कैसे, इस क्वेश्चन को जरा एक नजर देखिए। क्वेश्चन आपके पास क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच दिस इक्वेशन हैज रूट्स एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। आप k की वैल्यू बताइए जिसके लिए इस इक्वेशन के रूट्स क्या हैं, एक दूसरे का एडिटिव इनवर्स हैं। एडिटिव इनवर्स के लिए आपके पास क्या कंडीशन है कि b = 0 होना चाहिए। तो आप यहां पर देखें कि b की वैल्यू क्या है, k-1, इसको पुट कर दीजिए 0 के इक्वल, तो यहां से k की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, 1 के इक्वल आ जाएगी। स्टूडेंट्स, आप इन शॉर्टकट्स को याद रखिए और इन शॉर्टकट से रिलेटेड जो और क्वेश्चंस आपकी प्रैक्टिस बुक में गिवन हैं, वहां से इनकी प्रैक्टिस कीजिए। आइए अब हम फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन के टॉपिक की तरफ चलते हैं। आइए स्टूडेंट्स, फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन की बात करते हैं। रूट्स जब गिवन होते हैं तो रूट से इक्वेशन कैसे बन सकती है, इसको जरा डिस्कस करते हैं। देखिए, आपके बुक में पर्टिकुलरली क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में डिस्कस किया हुआ है कि अगर अल्फा और बीटा 2 रूट्स हैं, अगर आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करनी हो जिसके ये रूट्स हैं, उसके लिए क्या फार्मूला है, x² - अल्फा + बीटा x + अल्फा × बीटा = 0। अल्फा प्लस बीटा के मीनिंग है सम ऑफ रूट्स, अल्फा × बीटा का मीनिंग है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, यानी कि आप इन दोनों रूट्स को ऐड करके सम फाइंड करते हैं, प्रोडक्ट फाइंड करते हैं और इस फॉर्मूले में वैल्यू को पुट कर देते हैं, तो आपके पास क्या बन जाती है, इक्वेशन बन जाती है जिसके ये गिवन रूट्स हैं। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, इक्वेशन विद रूट दिस इज। जी स्टूडेंट्स, क्या इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर आई है कि रूट्स 2 नहीं गिवन, बल्कि रूट सिर्फ 1 बताया है। और ऑप्शंस देखिए आपके सामने, 3 ऑप्शंस ऐसी हैं जो क्वाड्रेटिक हैं और एक ऑप्शन ऐसी है जो लीनियर है। और ये जो लीनियर है यहाँ पर नजर आ रहा है कि इसका रूट -5/6 है। इट मीन्स कि अब हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही आंसर देना है, लेकिन उसके रूट तो 2 होने चाहिए, रूट तो 1 बताया है। तो स्टूडेंट्स, ये कॉन्सेप्ट आपने याद रखना है कि जब कॉम्प्लेक्स रूट आपके पास गिवन होते हैं तो कॉम्प्लेक्स रूट हमेशा कॉन्जुगेट पेयर्स की फॉर्म में आते हैं। अगर एक रूट -1 + k√3i/2 है तो दूसरा रूट हमें खुद से मालूम है कि वो कौन सा है, -1 -k√3i/2। तो दूसरा केस कौन सा होता है, जिस केस में रूट्स पेयर्स की फॉर्म में आते हैं, वो होते हैं इर्रेशनल रूट्स। तो स्टूडेंट्स याद रखिए, कॉम्प्लेक्स रूट्स और इर्रेशनल रूट्स जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अक्कर होते हैं तो हमेशा कॉन्जुगेट पेयर्स की फॉर्म में होते हैं। तो अगर एक रूट हमें बता दिया गया है, सेकंड हमें खुद से मालूम है। तो स्टूडेंट्स, अगर एक रूट ये है तो दूसरा रूट हमारे पास ये होगा जो उसका कॉन्जुगेट होगा। अगर आप इन दोनों को ऐड करते हैं तो सम ऑफ रूट किसकी इक्वल आ जाएगा, -1 की इक्वल। और अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो प्रोडक्ट ऑफ रूट किसकी इक्वल आ जाएगा, 1 की इक्वल। अब आप गिवन ऑप्शंस में से चेक कीजिए कौन सी ऑप्शन है जिसका सम ऑफ रूट -1 है और प्रोडक्ट ऑफ रूट 1 है। तो अगर आप अल्फा ऑप्शन को देखते हैं तो इसका सम ऑफ रूट -b/a करेंगे तो वो -1 बनता है, और प्रोडक्ट ऑफ रूट करेंगे तो वो c/a वो 1 की इक्वल बनता है। और किसी भी ऑप्शन का सम और प्रोडक्ट ऑफ रूट ये नहीं बनता, तो कौन सी ऑप्शन रिक्वायर्ड ऑप्शन है, अल्फा ऑप्शन इज द रिक्वायर्ड ऑप्शन। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। जरा क्वेश्चन के स्टेटमेंट देखिए, इक्वेशन विद रूट्स 5, -1 and 1 इज।
अब यहाँ पर कितने रूट्स बता दिए गए हैं, 3 रूट्स बता दिए गए हैं। अब अगर 3 रूट्स हैं देन हम इक्वेशन कैसे फाइंड करेंगे? पहले तो मैं आपको इसको फाइंड करने का मेथड बताऊंगा, उसके बाद फिर हम डिस्कस करेंगे कि इसको शॉर्टकट क्या है। स्टूडेंट्स, आपको मालूम है कि अगर 5 इक्वेशन का रूट है तो फिर x - 5 क्या होगा, एक फैक्टर होगा। और अगर -1 एक रूट है तो x + 1 क्या होगा, इसका एक फैक्टर होगा। और अगर 1 एक रूट है तो x - 1 क्या होगा, इसका एक फैक्टर होगा। स्टूडेंट्स, जब आपके पास तीनों फैक्टर्स आ गए हैं तो आप क्या करेंगे, आप इन तीनों फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, इक्वेशन आ जाएगी, जो कौन सी ऑप्शन होगी, 4 ऑप्शन होगी। ये तो है इसको सॉल्व करने का मेथड। स्टूडेंट्स, आप एक और तरीके से भी चेक कर सकते हैं। एक बात तो क्लियर है कि जब 3 रूट्स आपको बताए हैं, इक्वेशन रिक्वायर्ड है, इट मीन्स ऐसी इक्वेशन आंसर होगी जिसकी डिग्री 3 है। इट मीन्स कि अल्फा और बीटा तो कभी भी हमारा आंसर नहीं हो सकते। अब आप यूं कर सकते हैं कि आप इन रूट्स को, इन वैल्यूज को इक्वेशन में पुट करें और देखें कौन सी इक्वेशन में पुट करने से लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आती है। इस तरह से आप रिक्वायर्ड ऑप्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। या फिर एक हमारे पास और वे भी है इसका। स्टूडेंट्स, अगर आपके पास एक क्यूबिक इक्वेशन हो, इसके कितने रूट्स आएंगे, इसके 3 रूट्स होंगे, अल्फा बीटा और गामा फर्ज कर लें। इनका सम और प्रोडक्ट ऑफ रूट के भी रिलेशनशिप्स होते हैं। इनका सम ऑफ रूट किसके इक्वल होता है, -b/a। जिस तरह क्वाड्रेटिक इक्वेशन का होता है कि सेकेंड हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट और हायर पावर का कोफिशिएंट दोनों को डिवाइड करके साथ माइनस लगा देते हैं, तो ये क्या बन जाता है, इसका सम ऑफ रूट्स बन जाता है। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स किसके इक्वल होता है, नेगेटिव कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय हाईएस्ट पावर कोफिशिएंट। स्टूडेंट्स, जैसे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी ऐसा है कि अगर आप प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालते हैं तो वो कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय हाईएस्ट पावर टर्म आती है, उसके साथ नेगेटिव नहीं आता। लेकिन अगर पॉलिनोमियल की डिग्री ऑड हो तो कांस्टेंट टर्म को हाईएस्ट पावर कोफिशिएंट से डिवाइड करके साथ नेगेटिव लगाते हैं तो आपके पास क्या आ जाता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आ जाता है। आप इस कंडीशन को भी चेक कर सकते हैं, यानी कि जो गिवन रूट्स हैं 5, -1 और 1, अगर आप इसका सम ऑफ रूट निकालें तो वो किसके इक्वल होगा, 5 के इक्वल होगा। और अगर आप इसका प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालें तो वो किसके इक्वल होगा, -5 के इक्वल होगा। तो अब आप सिर्फ ये चेक कर लें कि कौन सी ऑप्शन है जिसका सम ऑफ रूट 5 और प्रोडक्ट ऑफ रूट -5 है। तो अगर आप 40 ऑप्शन को देखें, -b/a करेंगे तो इसका आंसर क्या बनेगा, 5, और -d/a करेंगे तो इसका आंसर क्या बनेगा, -5। तो 40 ऑप्शन वो है जो सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट की कंडीशन को सेटिस्फाई करती है। तो 40 ऑप्शन इज द ट्रू ऑप्शन। स्टूडेंट्स, क्यूबिक इक्वेशन के सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट के रिलेशनशिप्स हमारी एफएससी की बुक में नहीं गिवन, लेकिन ये ए लेवल की बुक में गिवन है और इनसे रिलेटेड क्वेश्चन जो हैं वो पेपर में आ चुके हैं, इसलिए आप इसको लाजमी तौर पर याद रखना है। ये तो है फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन का पहला केस, जब रूट्स हो तो आप इक्वेशन निकालते हैं। अब अगर आपके पास रूट्स नहीं है बल्कि एक इक्वेशन गिवन है, आपने उस इक्वेशन में से एक नई इक्वेशन बनानी है, अब उससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखते हैं। तो आइए नेक्स्ट बोर्ड पे चलते हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए जरा, अब हम वो क्वेश्चन करने जा रहे हैं कि जिसमें रूट्स नहीं गिवन बल्कि एक इक्वेशन गिवन है और उस इक्वेशन से रिलेट करते हुए हमसे एक दूसरी इक्वेशन रिक्वायर्ड है। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन आपके पास ये है, फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स आर डबल द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। एक इक्वेशन आपको बता दी गई है और आपसे कहा गया है कि आप वो इक्वेशन बनाइए जिसके रूट्स इसके रूट्स का डबल है। सपोज कीजिए कि इसके रूट्स 2 और 3 हैं, तो आपने ऐसी इक्वेशन बनानी है जिसके रूट्स 4 और 6 हैं, यानी कि उसका डबल है, 2 टाइम्स हैं। वो इक्वेशन कैसे बनेगी, जरा इसका पहले एक हम फॉर्मल मेथड देखते हैं। स्टूडेंट्स देखिए, ये इक्वेशन आपको बता दी गई है, आपने जो इक्वेशन फाइंड करनी है उसका सम निकालें। सपोज कीजिए कि इस इक्वेशन के रूट्स अल्फा और बीटा हैं, तो जो इक्वेशन फाइंड करनी है उसके रूट्स क्या होंगे, 2 अल्फा और 2 बीटा। तो 2 अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा की यहाँ से वैल्यू पुट कीजिए -b/a से, तो ये हमारे पास -4 आ गया उस इक्वेशन का सम ऑफ रूट्स जो हमने फाइंड आउट करनी है। इसी तरीके से आप प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालेंगे, 4 अल्फा बीटा,
अल्फा मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यू यहाँ से आएगी, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 9/2। तो ये आपके पास आ गया प्रोडक्ट ऑफ रूट्स उस इक्वेशन का जो आपने फाइंड आउट करनी है। जब आपके पास सम और प्रोडक्ट आ गया तो आप फॉर्मूला यूज कर लेंगे, s² माइनस sx प्लस p इज इक्वल टू 0। जब ये वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो प्लस 4x प्लस 18 इक्वल टू 0, ये आपके पास रिक्वायर्ड रिजल्ट आ गया। तो कौन सी ऑप्शन रिक्वायर्ड ऑप्शन होगी? दैट इज अल्फा ऑप्शन। स्टूडेंट्स, जब आपसे इक्वेशन रिक्वायर्ड की जाती है तो इसमें वेरिएबल का नाम चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर x की जगह पर y लिखा है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इक्वेशन कौन सी है, अल्फा ऑप्शन है। ये तो है जिसका फॉर्मल मेथड। अब मैं बताऊंगा आपको इसका बड़ा इंटरेस्टिंग शॉर्टकट। अगर आपसे ऐसी इक्वेशन रिक्वायर्ड की जाए जिसके रूट्स गिवन इक्वेशन के रूट्स का डबल है, तो आपने सिर्फ करना क्या है, आपने स्टूडेंट सिर्फ ये करना है कि ये जो x की पावर 1 वाली टर्म है इसको मल्टीप्लाई कर देना है 2 से, और जो कांस्टेंट टर्म है इसको मल्टीप्लाई कर देना है 2 के स्क्वायर से। जरा चेक कीजिए, जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्या बनेगा, 4 2s are 8x, और यहाँ पे क्या बनेगा, 4 9s are 36 इक्वल टू 0। तमाम टर्म्स 2 से डिवाइड हो रही हैं, डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट किसके इक्वल आ जाएगा, x² प्लस 4x प्लस 18 इक्वल टू 0। तो कौन सी ऑप्शन है, अल्फा ऑप्शन। तो स्टूडेंट्स, ये फॉर्मल मेथड आप एफएससी में करते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर पेपर में आपसे के पास क्वेश्चन आता है तो आप इसको इस शॉर्टकट से कर सकते हैं। इस तरह के और कौन कौन से शॉर्टकट्स हमारे पास मौजूद हैं, जरा एक नजर देखिए। अगर आपके पास इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, इसके रूट्स अल्फा और बीटा हैं, आपको ये कहा जाता है कि ऐसी इक्वेशन फाइंड करें जिसके रूट्स 2 अल्फा और 2 बीटा हैं। तो स्टूडेंट्स, आप जस्ट क्या करेंगे, x की पावर 1 वाली टर्म को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और कांस्टेंट टर्म को 2 के स्क्वायर यानी कि 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाएगी। अगर आपसे ये कहा जाता है कि ऐसी इक्वेशन फाइंड करें जिसके रूट्स गिवन इक्वेशन के रूट्स का 3 टाइम्स है, यानी कि 3 अल्फा और 3 बीटा है, तो आप क्या करेंगे, आप x की पावर 1 वाली टर्म को 3 से और कांस्टेंट टर्म को 3 के स्क्वायर यानी कि 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर आपको ये कहा जाता है ऐसी इक्वेशन निकालें जिसके रूट्स गिवन इक्वेशन के रूट्स का रेसिप्रोकल है, यानी कि 1 ओवर अल्फा और 1 ओवर बीटा है, तो स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे, जस्ट a और c को इंटरचेंज कर देंगे। तो ये आपके पास ऐसी इक्वेशन बन जाएगी जिसके रूट्स गिवन इक्वेशन के रूट्स का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं। और अगर आपको ये कहा जाता है कि ऐसी इक्वेशन फाइंड करें जिसके रूट्स नेगेटिव अल्फा और नेगेटिव बीटा हैं, तो जस्ट क्या करना होगा, जस्ट x की पावर 1 वाली टर्म का साइन चेंज कर दें, तो ऐसी इक्वेशन बन जाएगी जिसके रूट्स गिवन इक्वेशन के रूट्स का एडिटिव इनवर्स है। तो स्टूडेंट्स, आप इन शॉर्टकट्स को याद रखें और इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो आपके प्रैक्टिस बुक के अंदर मौजूद हैं, वहां से आप मजीद क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। आइए अब हम आज के लेक्चर के लास्ट टॉपिक नेचर ऑफ रूट्स की तरफ चलते हैं। नेचर ऑफ रूट्स के बारे में हमें क्या बातें याद रखनी है, ये चीज जरा एक नजर देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, अगर आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, इसके रूट्स हमें मालूम है कि ये होते हैं नेगेटिव b प्लस माइनस b² माइनस 4ac स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2a। एक रूट पॉजिटिव के साथ होता है, एक रूट नेगेटिव के साथ होता है। रूट्स की नेचर किस पे डिपेंड करती है, b² माइनस 4ac पे डिपेंड करती है। किस तरह से डिपेंड करती है, ये कंडीशन जरा देखते हैं। अगर b² माइनस 4ac 0 हो जाए तो देन रूट्स कैसे होते हैं, इक्वल, अदरवाइज रूट्स कैसे होते हैं, अनइक्वल। नेक्स्ट क्या है जी, इफ b² माइनस 4ac इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, देन रूट्स कैसे होते हैं, रियल, अदरवाइज रूट्स कैसे होते हैं, कॉम्प्लेक्स। और अगर b² माइनस 4ac एक परफेक्ट स्क्वायर हो तो देन रूट्स कैसे होते हैं, रैशनल, और अगर परफेक्ट स्क्वायर ना हो तो फिर रूट्स कैसे होते हैं, इरैशनल। अब स्टूडेंट्स, नेचर ऑफ रूट्स के बारे में क्या क्वेश्चंस एंट्री टेस्ट में आ सकते हैं। एक तो इस तरह का क्वेश्चन सिंपल आ सकता है कि आपको इक्वेशन दे दी जाए और आपको कहा जाए कि इसकी नेचर बताइए, ठीक है। हम जरा एक स्टेप आगे चलकर कुछ थोड़ा सा और नेचर का क्वेश्चन देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये क्वेश्चन आपके पास है, द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन विल बी रियल इफ। आपने
k की वैल्यू के बारे में इंफॉर्मेशन बतानी है अगर इस इक्वेशन के रूट्स कैसे हैं, रियल। तो स्टूडेंट्स रूट्स रियल होने के लिए हमारे पास क्या कंडीशन होती है, b स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। यहाँ पर अगर आप वैल्यूज पुट करेंगे, b की वैल्यू है -2, इसका स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू k इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा, k इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 1। तो कौन सी ऑप्शन ट्रू ऑप्शन है, अल्फा ऑप्शन इज द ट्रू ऑप्शन। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंडर व्हाट कंडीशन रूट्स ऑफ इक्वेशन दिस विल बी इक्वल। आप कंडीशन बताइए कि अगर इस इक्वेशन के रूट्स इक्वल हैं तो रूट्स इक्वल होने के लिए क्या कंडीशन होती है, b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपने जरा अलर्ट होना है, ax स्क्वायर bx प्लस c के बाद इक्वल टू के बाद 1 भी लिखा हुआ है। इट मीन्स कि ये इक्वेशन एक्चुअली इस फॉर्म में है, ax स्क्वायर bx प्लस c माइनस 1 इक्वल टू 0, यानी कि c की जगह पर एक्चुअली यहाँ पर क्या है, c माइनस 1 है। अगर आप इसके ऊपर ये वाली कंडीशन लगाते हैं तो क्या बनेगा, b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। तो अगर आप इसको सिंप्लीफाई करते हैं, b स्क्वायर माइनस 4ac प्लस 4a इज इक्वल टू 0, तो ये कंडीशन होगी इस इक्वेशन के रूट्स इक्वल होने के लिए। तो कौन सी ऑप्शन ट्रू ऑप्शन है, बीटा ऑप्शन इज द ट्रू ऑप्शन। स्टूडेंट्स उम्मीद है आज आपने बहुत कुछ नया ऐसा सीखा होगा जो आपने एफएससी में नहीं पढ़ा था, लेकिन एंटी टेस्ट में उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। अब जो कुछ आपने सीखा इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस बुक में मौजूद हैं, वहां से इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। थैंक यू वेरी मच।